हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने चैनल AWS अयोध्या में। तो और बताइए क्या है हालचाल, सब बढ़िया? चलते हैं आपके अपने क्लास में। आज जैसा कि आपको बताया गया था, आज 7 तारीख है और 7 तारीख से ही आपकी बैचेस शुरुआत हो रही है। तो भूल मत जाना एक बार, आज का डे जो है 7 तारीख है, 7 को आपकी क्लासेस क्या होगी, शुरुआत हो रही है। और ध्यान देना, आज के बाद रेगुलर आपकी जो क्लासेज होंगी सेम टाइम पर चलेंगी। जो आपकी ये टाइमिंग है वो सेम टाइम पर चलेंगी। तो आज के बाद आप लोग भी क्या करेंगे, मैथ्स और साइंस की चिंता छोड़ेंगे। आगे जो आपकी डाउटनेस होगी वो सारा क्या करेंगे, इस क्लास में बताने का प्रयास करेंगे। तो एक बार जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, सभी क्लास को शेयर करेंगे अपने पे व्हाट्सएप पे, क्या करेंगे, एक बार स्टेटस लगाएंगे और जो आपके मित्र होंगे, फ्रेंड्स होंगे, सबको क्या करेंगे, सबको हर जगह पर शेयर करेंगे। क्लियर हुआ? अब चलते हैं आपके टॉपिक्स के बारे में। जैसे आपने कहा था, आपका यूपी बोर्ड 2026-27 क्लास 9 जो बैचेस है ये आज से इस चालू हो रहा है और सेम टाइम से आज से ये रेगुलर आपको देखने को मिलेगा। आप ध्यान देना, या क्लास 9 मैथ्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो पूरे के पूरी तैयारी आपका रहेगा इसमें। आप कोर्स की चिंता मत करिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से कुछ बच्चों का कमेंट्स आ रहा है, सर आप बहुत लेट चालू कर रहे हैं, मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। तो ध्यान रहेगा, आपको कोर्स की टेंशन नहीं लेना है। कोर्स खत्म करना ये आपके AWS अयोध्या परिवार की जिम्मेदारी है। बट आपको जितना कंटेंट पढ़ाया जाएगा उस एक कंटेंट आप क्या करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। पूरी तैयारी हम लोग आपको कराएंगे और पूरे का पूरा नंबर आपके कॉपी में दिलाएंगे। ये भी बात ध्यान देना। बस आपको क्या करना है, अच्छे से ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छा जितना हो सके आपको कंटेंट में तैयार रखना है। समझ के साथ तैयारी करेंगे तो अब की बार 90+ पक्का आने का उम्मीद है। और मैथ में मैं तो ये कहता हूँ कहीं 100 में 100 ना आ जाए मेरे बच्चों का तो कोई ताजुब नहीं है। बस ध्यान देना, एक एक कंटेंट को आप क्या करना, अच्छे से समझना। यूपी बोर्ड का आपका ये है 100% आपका यूपी बोर्ड सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा और अच्छे से कराऊंगा। तो एक बार जल्दी से क्या करेंगे, आप लोग शेयर करेंगे और बताएंगे क्या मेरी जो वॉइस है या जो विजुअल है या ऑडिबल है वो पूरा आपके पास क्लियर पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। अगर किसी को प्रॉब्लम्स होती है तो अभी कमेंट बॉक्स में वो क्या कर सकता है, कमेंट कर सकता है। चलते हैं आगे। ध्यान देना, यहाँ पर जो आपके मैथ्स की बात करते हैं कि आपके मैथ्स में क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, वो ध्यान देना। आज मैं बात करता हूँ आपके मैथ्स की। आपके मैथ्स में सबसे पहला चैप्टर जो आपने देखा होगा वो कौन सा होगा मेरे बच्चे, वो संख्या पद्धति का होगा। किस चैप्टर का होगा, संख्या पद्धति का होगा। और ध्यान रहे, संख्या पद्धति को अगर आप इंग्लिश में भी जानना चाहते हो तो नंबर सिस्टम्स होता है। क्या होता है, नंबर सिस्टम्स होता है। दूसरा बहुपद का होता है। तीसरा निर्देशांक ज्यामिति है। चौथा आपका है दो चर वाले। ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया है, यहाँ पर चरी हो गया है, थोड़ा सा इसे क्या कर लेना, चरों वाले कर लेना। क्या कर लेना, चरों वाले कर लेना। यहाँ पर ये हो जाएगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे, अर्थात जिसे अगर इंग्लिश में हम कहें तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे। ध्यान रहे, आपको ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ा बहुत आप इस पे फोकस करिए। आपको क्या नेक्स्ट जो आपका 5वां चैप्टर आपको मिलेगा, यूक्लिड ज्यामिति का परिचय मिलेगा। क्या मिलेगा, यूक्लिड ज्यामिति का परिचय मिलेगा। अरे हाँ, इसमें तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप जैसे कहीं तालाब में चले जाते हो, नदियों में चले जाते हो, तो इनके परिचय द्वारा आप क्या करोगे, आप ये भी सिद्ध कर पाओगे कि उसको कैसे नापेंगे, कौन सी सीमा कहाँ करेंगे, कि सीमा का निर्धारण कैसे किया जाएगा, उसको इंची टेप से आप मापोगे कैसे। सोचो, मान लो यार ये तो हद वाली बात है, अगर आप समुद्र में पहुंच गए, आपसे कहा जाए एक काम करो वहां इंची टेप लेके नापो, तो आप नाप पाओगे? नहीं नाप पाओगे। लेकिन क्या है, यूक्लिड ज्यामिति का परिचय के अनुसार क्या करेंगे, उसे भी हम नापने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देना, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका वो रेखाएं एंड कोण होंगे, जिसे लाइंस एंड एंगल्स कहा जाता है। और ध्यान देना, ये चैप्टर आप में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके जब भी ईयरली एग्जाम होगा, आपके क्या होगा, ये चैप्टर से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है।
और इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन का एक एक कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा। हाँ, कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिन्हें यूं देख के आप चुटकियों में कह सकते हो कि बात ऐसा, इसका आंसर तो मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो EWS अयोध्या से ही पढ़ा हूं। और ध्यान देना, अगले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो त्रिभुज होता है, नेक्स्ट चैप्टर आपका है चतुर्भुज होता है। क्लियर हुआ? ध्यान देना, क्या है? चतुर्भुज है और वृत्त है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है हीरोन का सूत्र होता है। अरे हाँ, हीरोन का सूत्र वही है जिसमें आप क्या करेंगे, एक फार्मूले का यूज करेंगे, हीरोन्स का फार्मूला यूज करेंगे और उसके द्वारा क्या करेंगे, जो आपकी ट्रायंगल साइड जो शेप बनी होगी, त्रिभुज के आकार का जो शेप बनेगा उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकाल सकते हैं। वह हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से हमको निकाला जाता है, किस तरीके से हम उसे निकाल पाएंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे रहेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा है, हीरोन का सूत्र आपको बता ही दिया। नेक्स्ट जो होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता है। क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता है। ध्यान देना, अगला जो चैप्टर है आपका वो है क्या, संख्यांकी है। इतने चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और सिलेबस का एक बार क्या करेंगे, पुनः एनालिसिस करा के फास्ट ट्रैक रिवीजन होके आपके बोर्ड, आपके जो एग्जाम होगा आपके स्कूल में, उस स्कूल में पूरा का पूरा नंबर दिलाने का प्रयास करेंगे। तो एक बार आपको सिलेबस समझ में आया, अगर सिलेबस समझ में आया एक बार कमेंट में यस लिखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो ना लिखिएगा, नो लिखिएगा। और ध्यान देना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हो। ध्यान रहे, आपका एक कमेंट हम लोगों की पूरी हौसले को क्या करेगा और हतोत्साहित करे, उन्नत पर ले जाएगा। और जितने हमारे हौसले बुलंद होंगे उतने आपके हौसले को हम क्या करेंगे, बुलंद करेंगे। ध्यान देना, आगे अगर मैं एक बात करता हूं किसकी, तो ये रहे आपके पहले चैप्टर का पहला टॉपिक। आपने देखा पहला चैप्टर आपका क्या है, तो आपने कहा नंबर सिस्टम्स है। नंबर सिस्टम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। अब ध्यान देना, नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति जो आपने देखा है वो क्या होता है। जैसे आपको पता होगा नंबर क्या होता है, पद्धति क्या होता है, जिसे आप सिस्टम बोलते हो। तो ध्यान देना, एक हर चीज का सिस्टम का मतलब होता है एक नियम कानून होता है। क्या होता है, एक नियम कानून होता है। जिस सिस्टम के द्वारा आप बंधे होते हो अपने घर में, जिस सिस्टम के द्वारा आप अपने स्कूल में बंधे होते हो, जिस सिस्टम के द्वारा हमारा पूरा भारत बंधा हुआ है, ऐसे ही सिस्टम क्या है, एक ऐसा ही सिस्टम है जिनके द्वारा क्या है, एक नंबर, पूरा नंबर बंधा है। कि बात ऐसी है, अगर एक के बाद आएगा तो दो आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक के बाद क्या आ जाए, तीन आ जाए। ये गिनती में मैं बता रहा हूं, समझ में आ गया या नहीं आया? तो ध्यान देना, ऐसे ही जो नियम कानून हमारे ऊपर लगाए जाते हैं या किसी भी लॉजिक पर लगाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, जिसे पद्धति कहा जाता है। अब इसके अगर डेफिनेशन देखें तो ध्यान देना, संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण को सुव्यवस्थित नियमों को क्या करते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे संख्या पद्धति के लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक काम करिए, जितना मन करे उतना आप उसमें नंबर ऐड कर दीजिए। अगर एक को एक के साथ जोड़ा जाता है, आप दो ही लिख सकते हैं, उसके साथ ऐसा नहीं है अगर दो होता है तो आप दो 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 लिखते चले जाएंगे, वो आपका गलत माना जाएगा। यही चीज आपका नंबर सिस्टम आपको सिखाने का प्रयास कर रहा है। ध्यान देना, इन प्रतीकों को विविध प्रकार से हम व्यवस्थित करेंगे और ध्यान देना करके भिन्न भिन्न संख्याओं के रूप में निर्मित की जा सकती है। अर्थात ये आपको केवल गिनती पर ही नहीं लागू होता, आप जितने भी सवाल लेके आप आएंगे उन सभी सवालों में क्या किया जाएगा, आपको इंक्लूड किया जाएगा। सब में ये पद्धति आपको क्या की जाएगी, लगाई जाएगी। तो इतना समझ में आया? ध्यान देना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? आपने कहा एक से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होता है। अच्छा ध्यान देना, मैं आपसे पूछूं नहीं, बात ऐसा है एक के बाद मैं डायरेक्ट अगर 100 गिन दूं तो
तो आप कहेंगे कि नहीं सर आप ऐसा नहीं गिन सकते, क्यों? क्योंकि नंबरों का भी एक सिस्टम होता है कि एक के बाद दो ही आना है। तो मैं आपको वही तो बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एक के बाद अगर दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा, चार के बाद पांच आएगा। तो ध्यान देना, आप लोग भी क्या कर रहे हो, एक ऐसे ही पद्धति से तो जुड़े हो। अगर वो नंबर भी एक ऐसे पद्धति से जुड़ा है तो ध्यान देना वो क्या होगा, नंबर सिस्टम होगा। इसका पहला उदाहरण होगा आपका कौन सा, प्राकृतिक संख्या होगा, जो आपको ये बताता है एक के बाद दो आएगा, ऐसा नहीं एक के बाद तीन आ जाए। अगर एक के बाद तीन आता है, एक के बाद तीन आता है, तीन के बाद पांच आता है, तो ऐसे आपके दूसरे संख्या में चले जाएंगे। जैसे आपने देखा कि पूर्णांक संख्या के बारे में बात करें, पूर्ण संख्या के बारे में बात करें, पूर्ण संख्या क्या होती है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे लेकर के इनफाइनाइट तक के आपके सभी नंबर हो जाते हैं, वो आपके क्या होते हैं, आपके पूर्ण संख्या होते हैं। बोलो इतना समझ में आया? तीसरा अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूं तो पूर्णांक संख्या होता है। अब सुनिए, आप माइनस इनफाइनाइट से लेकर के बीच में जीरो लगा करके प्लस इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर आप लिखते जाते हैं, वो नंबर कैसा होता है, वो आपका क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है, जिसका नियम सिस्टम भी क्या है, पहले माइनस की संख्या आएगी अर्थात ऋणात्मक संख्या आएगी, उसके बाद क्या आएगा, बीच में जीरो आएगा, उसके बाद एक प्लस की संख्या आएगी। तो ध्यान देना, क्या आप ऐसे नहीं कर सकते थे, पहले माइनस की लिखते उसके बाद प्लस की लिख देते और एकदम ले जाके किनारे पर क्या करते, जीरो का प्रयोग करते। लेकिन ध्यान देना, आपका रूल ये नहीं कहता, नंबर सिस्टम आपका क्या कहता है, बात ऐसा है, बीच में आप जीरो लगाएंगे, उसके दाएं साइड पे आप क्या करेंगे, आप पॉजिटिव की संख्या रखेंगे प्लस वाली, और निगेटिव मतलब दाएं साइड, आप बाएं साइड पे क्या करेंगे, निगेटिव वाली संख्या रखेंगे। क्लियर हो गया? मतलब समझना, दाएं साइड पॉजिटिव, बाएं साइड निगेटिव, और बीच में आपका क्या होता है, जो जीरो होता है। यही तो एक नियम की कड़ियां होती हैं, और जो नियम की कड़ियां होती है वही तो नंबर सिस्टम होता है। क्लियर हुआ? आप कह सकते हो भैया या सर बात ऐसी है, अगर माइनस इनफाइनाइट से मिलकर के बना है इधर, और इधर क्या है, जीरो है, इधर प्लस इनफाइनाइट तक का नंबर गया है, तो ये जो दो तीनों मिलकर के एक कड़ियां बनाई, वही तीनों कड़ियां क्या है, आपकी एक नंबर सिस्टम है। क्लियर हो गया? उसके बाद ध्यान देना, मैं बात करता हूं किसकी, भिन्न संख्या के बारे में एक बात कर लेता हूं। भिन्न संख्या क्या बोलता है, बात ऐसा है, कोई भी भिन्न होगा, आप अंश बटे हर लिख सकते हो। क्या कभी आपने ऐसा सुना है हर बटे अंश लिख दिया गया हो? अगर हर बटे अंश लिख दिया जाएगा, वो आपका कभी भी भिन्न नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि भिन्न की परिभाषा ये होती है, ध्यान देना, अंश और हर के रूप में अगर लिखा जाएगा तभी भिन्न होगा, हर बटे अंश कर दिया जाएगा तो कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, नंबरों को आप पलट सकते हो, लेकिन कहीं आपने ऐसा देखा है किसी नंबर के डिफिनेशन में ऐसा लिखा गया हो, अंश बटे हर तो लिखा गया होगा, लेकिन हर बटे अंश कहीं नहीं लिखा गया होगा? तो ध्यान देना, ऐसे भी आपका ये क्या होगा, ये होगा। अब ध्यान देना, फिर आपने देखा कि बात ऐसा है, दशमलव संख्या के बारे में कैसे आप कहेंगे, तो ध्यान देना, दशमलव संख्या में आप ऐसे तो पढ़ते हो 0.1 पढ़ लेते हो, क्या पढ़ते हो, 0.1 पढ़ते हो, समझ में आया, 1.25 पढ़ते हो। लेकिन क्या आपने ऐसे कभी पढ़ा है कि 10 यहाँ जीरो है, ध्यान देना, यहाँ आपने दशमलव लगाया है, 1 लगाया, 2 लगाया है, फिर आप ऐसे पढ़ दो 2 1.0 कर दो, ये तो कभी नहीं हो सकता। अगर कर सकते हो तो ध्यान देना, आप जब लिखोगे 2.0 हो गया, तो आप इसे कह सकते हो 21.0 हो जाएगा, जबकि ये आपकी संख्या क्या थी, 1 से छोटी थी, लेकिन ये तो क्या है, ये तो 1 से काफी ज्यादा बड़ी है। तो आपको बात समझ में आई कि आपके सवाल में जितने भी नियम कानून होंगे, जितने भी नंबर आपस में बंधे होंगे, आपको एक ला यूज करना पड़ेगा, और उसी ला का नाम हमारा क्या है, एक सिस्टम है जो नंबरों के लिए लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। बोलो इतना समझ में आया या नहीं आया? अगर आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ध्यान देना, जब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं तो ये समझ में आया आपको नंबर सिस्टम क्या होता है।
क्लियर। अब नंबर सिस्टम के आगे मैं जब बढ़ता हूँ तो ध्यान रहे आपको यहाँ पर मिलेगा ढेर सारे नंबर मिलेंगे। आपको पहले नंबर सिस्टम के बारे में पता चला, अब आप क्या करेंगे, सभी नंबर्स के बारे में जानेंगे, क्या नंबर्स होते हैं, कैसे होते हैं। तो ध्यान देना, मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। आपको ये समझ में आया कि नंबर सिस्टम क्या होता है, मतलब एक अगर पद्धति है तो पद्धति का डेफिनेशन क्या होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ लो। कोई भी नियम कानून होगा, आप चाहे वो खुद बनाइए, चाहे आपका किताब बनाए या आपका कोई फार्मूला बनाए, उस नियम कानून के द्वारा आप जितना भी मैथ का सवाल हल करोगे सब में वो क्या लगेगा, एक सिस्टम लगेगा। और उसी सिस्टम का नाम क्या होगा, आपको पद्धति बोला जाएगा हिंदी में। और ध्यान देना, अगर ये पद्धति नंबरों के लिए लगता है तो नंबर सिस्टम, अगर ये सवालों के लिए लगता है तो आप क्या कह सकते हो, सवाल का नियम कह सकते हो या फार्मूला उसको नाम देते हो। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो सभी का क्या होता है, ऐसे ही होता है। क्लियर हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो यहां पर मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं के वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है। जैसे आपने लिखा नंबर्स, तो नंबर्स मैंने बताया वह संख्या, ध्यान देना यहाँ पर सबसे पहले आपका जो संख्या होता है वो क्या होता है, एक रियल नंबर के बारे में बात होता है। सुन लो, रियल नंबर क्या होती है। जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ रियल नंबर की, तो सुन लो, अगर यहाँ पर रियल नंबर के बारे में बात करता हूँ तो एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ अच्छे से समझा ही देता हूँ। सुनो, अब बात अगर हम करते हैं यहाँ पर किसकी, संख्या की, तो आपको समझना, यहाँ पर पहले लिख देता हूँ संख्याएं। अगर यहाँ पर आपने संख्याएं लिखा ध्यान देना, अब यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, संख्याएं लिख दिया। ये क्लियर हुआ, बोलो समझ में आया या नहीं आया। आपने कहा ये संख्याएं हैं, मैंने कहा बात ऐसा है, संख्या क्या होती है, अंकों का समूह होता है। क्या होता है, अंकों का समूह होता है। अंकों का समूह या संग्रह भी आप बोल सकते हो, अंकों का समूह, या आप कह सकते हो बात ऐसा है, अगर कोई अंकों का संग्रह है वो क्या होगा, संख्या होगा। कैसे, ध्यान देना, मैंने कहा बात ऐसे है। सुनो, यहाँ पर क्या आपने ले लिया, कोई एक नंबर अपने मन में मान लिया, जैसे मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ, यहाँ 2 लगा देता हूँ, तो आपने देखा 1 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो दोनों को मिला करके क्या हो गया, 12 हो गया, जिसे हम 12 बोलते हैं। ध्यान देना, अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंक की एक संख्या बन जाएगा। फिर आपने देखा यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, इन तीनों को ऐड कर दिया, 3 अंकीय संख्या बन गई, अर्थात 345 बन गया। ये आपकी संख्या हुई या नहीं हुई, क्लियर हुआ। तो आपने कहा, फिर मैं देखता हूँ एक क्या, यहाँ 879 कर दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया, आपने देखा ये क्या हो गया, 7890 हो गया, जो कि एक क्या है, 4 अंकीय संख्या बन गई। अब समझ में आया कि जब कभी भी हम क्या करते हैं, अंकों का एक संग्रह बनाते हैं। अब संग्रह का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप बनाते हैं। अरे वही जहां आप 4 मित्र मिलकर के क्या करते हो, एक दूसरे के साथ आपस में बातें करते हो। जब आप 4 मित्र एक साथ मिलते हो वो मित्रों का ग्रुप होता है। ऐसे ही जब 2 या 2 से अधिक नंबर आपस में मिलते हैं वो नंबरों का संग्रह होता है, और इन्हीं नंबरों का संग्रह मतलब अंकों का संग्रह होता है, और इन्हीं अंकों के संग्रह को हम क्या बोलते हैं, संख्याएं बोलते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया। ध्यान रहे, नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं, क्या है आपका, अब आपके मन में एक डाउट और आएगा कि सर बात ऐसी है, आपने इसको तो बता दिया, अब अंक क्या होता है। तो ध्यान देना, अंकों को इंग्लिश में अगर कहें तो क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। अगर ये डिजिट्स बोलते हैं तो ध्यान देना, अब हम समझेंगे अंक क्या होता है। क्यों, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन बहुत तेजी से उठ रहा होगा, सर आपने बताया सिस्टम समझ में आया, आपने बताया संख्या समझ में आया कि ये अंकों का एक संग्रह होता है।
लेकिन बात ऐसा है कि अंक होते क्या है। अगर कोई हमसे पूछेगा अंक क्या होता है तो मैं क्या जवाब दूंगा कि अंक क्या होते हैं, तो ध्यान देना, आप उससे बता देना कि बात ऐसा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके क्या होते हैं, यही आपके क्या है, अंक हैं। बात समझ में आ गया। अगर कोई पूछता है आपसे अंक क्या होते हैं तो आप बता देना क्या, कि 0 से लेकर के 9 तक की, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही हमारे क्या होते हैं, अंक होते हैं। और जितनी भी संख्याओं का निर्माण हम करते हैं इन्हीं कितने 10 अंकों से करते हैं। समझ में आया। अच्छा आप जरा हमको ये बताना, क्या अभी दुनिया में कोई ऐसा भी नंबर बना है जिसमें इन 10 अंकों का यूज ना किया गया हो। आप कहेंगे हो सकता है सर, मैं कहता हूं लिख के दिखाओ। आपने क्या किया यहां पर, ध्यान देना, आपने लिखा 27, इसमें भी यही नंबर आया। आप कुछ और लिखिए, आपका यही नंबर आएगा। मतलब समझना, दुनिया में जितने भी नंबर आपके बने हैं जो अंकों में लिखे जा सकते हैं वो इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के बने होते हैं, बाकी किसी से मिलकर के नहीं बने होते। बोलो इतना समझ में आया, क्लियर हुआ। अंक किसे कहते हैं, संख्याएं किसे कहते हैं, और क्या संख्या पद्धत किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान देना, यह मैं थोड़ी सी बात कर देता हूं, एक अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो ध्यान देना, जब आप एक अंकीय लिखना चालू करते हो तो पहले 1 से लिखते हो, कहाँ तक जाते हो, 9 तक। फिर आपका ये 10 क्या हो जाता है, 2 अंकीय चालू हो जाता है। फिर आप 99 तक आप जाते हो। फिर आप क्या करते हो, यहाँ 100 से चालू कर देते हो, आपके 3 अंकीय हो जाता है। 3 अंकीय के बाद आप कहाँ तक जाते हो, 999 तक जाते हो। ऐसे ही तो ध्यान देना, आपके मन में भी एक क्वेश्चन उठ रहा होगा बहुत तेजी से। बात ऐसा है, नीचे हमारा यहाँ 9 मिलता चला जा रहा है, यही क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और ये ऊपर वाला जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई आपसे कहता है क्या कि एक अंकीय सबसे बड़ी छोटी संख्या क्या होगी, आप बताएंगे 1 होती है। 2 अंकीय पूछता है 10 होगी। 3 अंकीय पूछता है 100 होगी। 4 अंकीय पूछता है तो 1000 होगी। क्लियर हो गया, ध्यान देना। लेकिन अगर कहीं ज्यादा नंबर की बात कर देता है तो आप जितने नंबर का, मान लो जैसे मैंने 7 अंक का पूछा, तो आप 1 लगा करके क्या कर देंगे, 6 बार यहां पर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। वही आपका क्या हो जाएगा, आपका 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ऐसे ही मान लो कोई बड़ी अंकीय संख्या पूछती है, मतलब 1 अंकीय बड़ी संख्या, 2 अंकीय बड़ी संख्या, 3 अंकीय बड़ी संख्या, तो आप यहां पर दर्शा सकते हो। बोलो समझ में आया। चलते हैं आगे। यहां पर अगर मैं बात करता हूं, अब संख्या पद्धत आपने देखा कि संख्या पद्धत क्या होता है। तो मैंने कहा संख्याओं के समूह को व्यवस्थित रूप से लिखने की पद्धत को संख्या पद्धत कहते हैं। क्या कोई भी संख्या हो उसे हम शुद्ध रूप से अगर लिखेंगे तो एक नियम कानून द्वारा लिखेंगे, वही नियम कानून आपका क्या होता है, संख्या पद्धत होता है। मैंने कहा संख्या, आपने कहा मैं जानता हूं। मैंने कहा आपके संख्या पद्धत में कितने प्रकार की संख्या होगी आपके, तो आपने कहा 2 प्रकार की संख्या होगी। कौन कौन सा, पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया। यहाँ ध्यान देना, आपने यहाँ पर लिखा है अपरिमेय संख्या, ये क्या लिखा है, परिमेय संख्या। क्या लिखा है, परिमेय संख्या लिखा है। और ध्यान देना, इसी के बारे में अगर हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, कौन सी परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय होती है। तो मैंने बताया बात ऐसी है, जो आपकी संख्या है, इसमें संख्या पद्धत है, उसमें कितने प्रकार की संख्याएं हैं, आपके 2 प्रकार की संख्याएं हैं। कौन कौन सी संख्या है ये भी देख लो। तो आपने कहा बात ऐसा है, पहली जो संख्या है हमारी वो क्या है,
परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। दूसरा अगर कोई संख्या है तो वो क्या है? वो हमारा एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ध्यान देना, यहाँ भी संख्या लिख देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब सुनना, परिमेय संख्या क्या होता है या परिमेय संख्या क्या होता है? तो जानते हो, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, अर्थात अगर डायरेक्टली कहें, ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में क्या कर सके? लिख सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग परिमेय बोलते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसी संख्या जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकें, उसे क्या बोलते हैं? उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर हो गया? आपको इतना समझ में आया कि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें हम क्या कर सकें? भिन्न के रूप में लिख सके, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सके, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब ध्यान देना, जैसे आपने कहा कि √3 हो गया, यहाँ पर अंडर क्या हो गया? 2 हो गया। ये सब आपकी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब ध्यान देना, जैसे आपने यहाँ लिखा कि 1/2 हो गया, यहाँ 1/2 हुआ। और ध्यान देना, यहाँ 3 कितना लिख दिया आपने? 7 लिख दिया। आपने -2/5 लिख दिया। ये सब आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। और ध्यान देना, कहीं कहीं तो ऐसे लिखा जाता है, पूछा जाता है ये बताओ 2 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा? 1 हो जाएगा। ध्यान देना, आपके बुक में एक सवाल और भी पूछा जाता होगा, ये बताओ 0 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो ध्यान देना, 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं, 0 का अपान में 2 कर सकते हैं, 0 का अपान में 3 कर सकते हैं, ऐसे ही 0 का अपान में इनफाइनाइट कर सकते हैं। इसीलिए क्या होगा? 0 हमारी एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर हो गया? अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये अपरिमेय संख्याएं क्यों होती हैं? इसको भी तो मैं वो अपान में 1 लिख सकता हूँ। सुनो, जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1.41। ऐसे करके समथिंग में कितना होती है? बहुत ज़्यादा होती है, जिन्हें हम कभी भी भिन्न के रूप में तोड़ नहीं सकते, मतलब बना नहीं सकते। और जब उन्हें हम बना नहीं पाएंगे, जैसे आपसे कोई कह दे 1.0, 1.00 या 1.0, या ऐसे ना कह करके, ध्यान देना, आपसे कोई और कह दे 1.732 या 3756789, ऐसे करके यहाँ पर डैश डैश लगा दे। अभी कितने नंबर तक जा रहा है क्या आपको पता है? अगर नहीं पता, आप इसे फ्रैक्शन में कैसे कर पाएंगे? क्लियर हुआ? और जब फ्रैक्शन में नहीं कर पाएंगे तो ध्यान देना, वो आपकी क्या होगी? आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर हुआ? फिर मैं यहाँ पर परिमेय तथा अपरिमेय संख्या में किसी को डाउट तो नहीं? चलते हैं आगे। देखिए, आपकी जो टॉपिक थी अपरिमेय संख्या, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ P और Q पूर्णांक नहीं हो, पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो। जैसे √3, √2, पाई, ये क्या होगी आपकी? ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। और ध्यान देना, परिमेय संख्या के बारे में बात करें तो जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। अब सुनना, परिमेय संख्या के भी 2 प्रकार होते हैं यहाँ पर। पहला होता है पूर्णांक संख्या, दूसरा होता है भिन्न संख्या। समझ में आ गया? अब सुनना, पहला क्या मैंने बताया? पूर्णांक संख्या। दूसरा मैंने क्या बताया? भिन्न संख्या। अब सुन लो, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो पहला आपसे क्या मिला? यहाँ पर आपको एक अलग सा अंदाज में देखने को मिला। इसमें भी 2 प्रकार हो गए आपके। पहला कौन सा? तो पहला मैं कहूँ आपका पूर्णांक हो गया। क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। दूसरा मैं कहूँ क्या हुआ? तो आप कहेंगे यहाँ भिन्न संख्या हो गया। अब मेरी बात को समझना, जैसे आप भिन्न का मतलब आप समझ गए, पूर्णांक का मतलब समझ गए। पूर्णांक का मतलब होता है एक पूरी सेफ वैल्यू होती है, मतलब समझना, एक पूरा आप कह सकते हो एक सेफ मान होता है। जैसे आपने देखा होगा
क्या कि अगर कोई आपको क्या करता है, पिज्ज़ा खिलाता है और आप पूरा जब पिज्ज़ा खा जाते हो, वो आपका क्या होता है, आपका पूर्णांक होता है। क्लियर। लेकिन अगर उसी में 2 भाग या 3 भाग कर करके आप अपने फ्रेंड्सों को भी देते हैं तो उसके प्रत्येक का जो भाग बनेगा वो आपका क्या होगा, भिन्न होगा। इतना समझ में आया। अब सुनिए, इसमें अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3, -2 और ध्यान देना -1, बीच में 0, +1, ध्यान देना यहाँ से ये अलग कर देता हूँ और यहाँ 1, यहाँ +2, यहाँ +3, +4, ऐसे ऐसे प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर होते हैं। यही आपके क्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। क्लियर हुआ। अब मैं अगर बात करूं भिन्न संख्या की, मैंने कहा भिन्न संख्या क्या होती है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या, अंश बटा हर के रूप में हम लिख सकते हैं। अगर कोई पूछेगा जैसे यहाँ बता देना 2/3, यहाँ बता देना -1/4, ऐसे ही हम बहुत सी संख्याएं लिख सकते हैं। तो भिन्न संख्या होती है, ये आपकी क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। बोलो इतना समझ में आया। फिर आगे ध्यान देना, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि बात ऐसी है, यहाँ पर आपने देखा कि पूर्णांक संख्या जो होती है वो 3 संख्याओं से मिलकर के बनी होती है। पहली आपकी ऋणात्मक संख्या, दूसरी शून्य संख्या, तीसरी आपकी क्या, तो धनात्मक संख्या होती है। अब ध्यान देना, अगर मैं बात करूं इसकी तो यहाँ पर क्या होगा, सुनो मेरी बातों को। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि पूर्णांक संख्या के बारे में, तो यहाँ पर मैंने बता दिया पूर्णांक संख्या क्या होती है। अब पूर्णांक संख्या में ये क्लियर हुआ। पूर्णांक संख्या की भी मैंने क्या बताया, 2 भाग बताया। इसमें कहा पूर्णांक संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या होगी 3 संख्याओं से मिलकर के बनती है। चलो मैं इसे 3 भागों में डिवाइड कर देता हूँ, आप बताना ज़रा। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एक शून्य संख्या लिख दिया। ध्यान देना, इसे मैं 0 से डिनोट कर देता हूँ। एक आपने क्या किया, एक आपने यहाँ पर लिखा धनात्मक संख्या लिख दिया। क्या लिख दिया, धनात्मक संख्या लिख दिया। या सुनो, इसको धनात्मक हटा ही देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सीधा यहाँ पर प्राकृतिक संख्या लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, प्राकृतिक संख्या लिख देते हैं। अब सुनना, यहाँ पर आपका क्या होता है, ऋणात्मक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। सुनो, इसे आप क्या कह सकते हो, चाहे आप प्राकृतिक संख्या कह दो या आप क्या कह दो, धनात्मक भी कह सकते हो। क्लियर हो गया। ये संख्याएं आपकी क्या होती है, ये आपके पूर्णांक संख्या होती है। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब समझना, इसी में थोड़ा सा ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने क्या कहा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस यहाँ तक के क्या है आपके, ये आपके क्या है, ये आपके ऋणात्मक है। कैसे है, आपके ऋणात्मक संख्या है। क्लियर हो गया। फिर मैं बात करूं, आपके ध्यान देना, यहाँ पर इधर जो आपका ये 0 होता है, ये आपका क्या है, ये आपका शून्य संख्या है। क्या है, शून्य संख्या है। फिर आप ध्यान देना, मैं यहाँ पर बात करूँ नेक्स्ट संख्या की, तो यहाँ पर जितने भी आपके ये पॉजिटिव संख्या होती है, ये संख्या कौन सी होती है आपकी, ये आपकी धनात्मक होती है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब समझना, इन्हीं 0 को और प्राकृतिक संख्या को मिला करके एक संख्या का और निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। समझ में आ गया, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा कि जब शून्य संख्या और प्राकृतिक संख्या को आपस में मर्ज करके मिला करके एक नई संख्या बनाई जाती है, वह संख्या हमारी क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर होते हैं। आपको इतना समझ में आया। ध्यान देना, अगर मैं आगे बात करता हूँ, इंटीजर नंबर आपको समझ में आ गया, जिसे पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ऋणात्मक समझ में आया, शून्य संख्या समझ में आया, धनात्मक समझ में आ गया। क्लियर है, भिन्न समझ में आ गया। पूर्णांक संख्या में मैंने बताया 3 प्रकार की संख्या होती है। यहाँ पर ध्यान देना, संख्या रेखा पर भी मैंने प्रदर्शित किया है। ये आपका 0 होता है, बीच वाला ये शून्य लिखा गया है। यहाँ पर ये धनात्मक लिखा गया, धनात्मक पूर्णांक, और इधर वाला आपका क्या होता है,
ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इतना समझ में आ गया। भिन्न में अगर मैं बात करूं तो वे परिमेय संख्याएं जो P अपान Q के रूप में होती हैं, जहां P अपान Q क्या हो, P और Q क्या होता है, एक पूर्णांक होता है और इसका कभी भी हर जो होता है वो 0 नहीं होता, उसी को हम भिन्न कहते हैं। क्लियर हो गया? आप ध्यान देना। अब इसे आप परिमेय संख्या बोलो या भिन्न बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। या हम डायरेक्टली अगर भिन्न का डेफिनेशन बोले तो ध्यान देना, ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सके वह क्या कहलाती है? एक भिन्न संख्या कहलाती है। ध्यान देना। अब बात करता हूं मैं दशमलव की। दशमलव संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जो दशमलव बिंदु से मिलकर के बनी होती है या डेसिमल पॉइंट से मिलकर के बनी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे 0.12 हो जाए, 0.32 हो जाए, 0.53 हो जाए और 0.0005 हो जाए, वो भी आपका क्या होगा? दशमलव संख्या होगी। क्लियर? अब दशमलव संख्या में भी समझना, दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक शांत दशमलव होता है जिसे हम सीमित दशमलव कहते हैं, एक अशांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है जिसे ध्यान देना, अशांत कहते हैं। अशांत तो आपको पता होगा, मतलब ध्यान देना, जिसे सीमित और असीमित भी कह सकते हैं। एक क्या होता है? एक शांत दशमलव होता है जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? सीमित दशमलव कह सकते हैं। एक क्या होता है? अशांत दशमलव होता है, जो कि क्या होता है? असीमित होता है। बोलो इतना समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? अगर इतना समझ में आया है, जैसे आपने कहा 0.123456789101 डैश 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 कर दिया, अब बताओ वो कितनी दूर तक चला जाएगा? ऐसे काउंट नंबर क्या आप कभी एक्सपेक्ट कर सकते हो? और जब मान नहीं सकते हो, उसको समझ नहीं सकते हो, तो वो संख्याएं कौन सी होंगी? वो आपकी अशांत दशमलव होंगी। और ध्यान देना, अशांत दशमलव में भी दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, क्या यहाँ पर आपको समझा दिया इतना। अब बात करते हैं, ध्यान देना, नेक्स्ट की हम क्या? दशमलव के बारे में बात करते हैं। किसके? दशमलव के बारे में बात करते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ आपसे दशमलव के बारे में, तो आपने लिखा क्या? यहाँ मैं लिख दिया दशमलव। अब समझना, दशमलव बिंदु से जो मिलकर के बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल संख्या कहते हैं। यहाँ ध्यान देना, यहाँ संख्या लिख देता हूँ और यहाँ इसका एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ 6.25। समझ जाना, ये क्या है? 0.625। ये आपका क्या है? एक दशमलव संख्या है। अब सुनना, ये बीच में भी आ सकता है, 12.32 भी आ सकता है। ये भी क्या हो जाएगा? डेसिमल पॉइंट का हो जाएगा। आपने लिखा 0.3333, ये भी आपका क्या होगा? एक दशमलव संख्या होगा। आपने लिखा 0.375625 डैश 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 लगा दिया, ये भी आपका क्या होगा? एक दशमलव संख्या होगी। अब समझ में आ गया कि नहीं आया? इतना अगर समझ में आया है तो ध्यान देना, यहाँ हम बात करते हैं दशमलव के। तो दशमलव दो टाइप से होता है। एक आप जानते हो शांत दशमलव होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सीमित दशमलव कहते हैं। दूसरा क्या होता है? एक अशांत दशमलव होता है। क्या होता है? अशांत दशमलव होता है, जिसे हम लोग असीमित दशमलव भी कह सकते हैं। कैसे? सुनिए, यहाँ पर आपने देखा कि मैंने कहा, यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया 0.256, तो आपने देखा ये जा करके 3 अंक तक आपका कट गया, सारी संख्या, काम खत्म होगी। मैं यहाँ पर कह दूँ 0.75628 डैश डैश डैश। अब बताओ ये कहाँ तक जा रहा है? आपको ये कंफर्म है? और जब कंफर्म नहीं मेरे भाई, तो आपकी ये कौन सी संख्या होगी? अशांत दशमलव होगी। आप समझना, अशांत दशमलव में भी दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक क्या होती है? एक आपकी आवर्ती होती है। क्या होती है? आवर्ती होती है। और एक आपकी क्या होती है? अनावर्ती होती है। क्या होती है? अनावर्ती होती है। अब आवर्ती क्या होता है, अनावर्ती क्या होता है? तो इंग्लिश में ध्यान देना, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहा जाता है। इसे इंग्लिश में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। क्लियर हो गया? ध्यान देना। अगर हम नेक्स्ट नंबर की बात करें इसमें, अब ये कैसे होता है? जैसे आपने लिखा 0.33333, ऐसे आप बढ़ते चले गए। तो बताओ एक ही संख्या का बार बार आना रिपीटेशन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो आप कह सकते हैं आवर्ती का मतलब आने वाली संख्या, तो मतलब एक ही बार में आने वाली संख्या क्या होगी? आवर्ती होगी। अनावर्ती का मतलब समझना, जैसे आपने 7526,
यहाँ पर 2 9 लिख दिया, ऐसे डैश डैश लगा दिया। मतलब देखना, कोई भी संख्या ऐसी है जिसका रिपीटेशन हो रहा हो, अगर नहीं हो रहा है वो आपका क्या होगा, अनावर्ती होगा। अगर हो रहा है तो वो आपका क्या होगा, बोलो जल्दी से, वो आपका क्या होगा, आवर्ती होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ध्यान देना, पहली बात, शांत दशमलव को हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन अशांत दशमलव को हम केवल आवर्ती वाले भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं, अनावर्ती वाले दशमलव को कभी भी भिन्न में नहीं बदल पाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं, इसे भिन्न में कभी भी हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? और सुनना, ये क्या होती है, ये हमारी जो संख्याएं होती है ये हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय होती है। और ये क्या होती है आपकी, हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कैसे? ध्यान देना, जब इस एक्सरसाइज की तीसरी अब एक्सरसाइज हम चलेंगे इस चैप्टर की, तो हम बताएंगे कैसे इसको हम परिमेय के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलो, इतना समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? अब मैं बात करता हूं आपके नेक्स्ट नंबर की। तो ध्यान देना, नेक्स्ट नंबर जो आपका होगा, शांत और अशांत हो गया। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं ये आपको मैंने बता ही दिया पहले ही। उसके बाद क्या है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब सुनना, वास्तविक संख्या के बारे में हम बाद में चर्चाएं करेंगे, पहले आगे करते हैं। अब कोई संख्या होता है, संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं? क्या कोई भी संख्या ऐसी होती है जिन्हें हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं? तो ध्यान देना, जैसे मान लेता हूं यहां पर क्या है, ध्यान देना, आपने एक लाइन यहाँ पर खींचा, क्या ऐसे एक लाइन कोई खींच दिया? क्लियर हो गया? अब ध्यान देना, अगर आपने यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच दिया और यहाँ पर मैंने देखा क्या कि आप यहाँ पर एक अन्य प्रकार की संख्या यहाँ पर आप दिखा रहे हैं, जैसे 0 हो गया। आपको बताना कलर क्या साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो एक्सचेंज कर लेंगे। और ध्यान देना, यहाँ आपने लिखा क्या, आपने लिखा 1, यहाँ आपने क्या लिखा 2, यहाँ आपने क्या लिखा 3, यहाँ आपने लिखा 4, यहाँ आपने लिखा 5। और ध्यान देना, आपने यहाँ पर क्या लिखा, माइनस का 1, यहाँ पर क्या लिखा, माइनस का 2, यहाँ पर क्या लिखा, -3 और माइनस का 4। ये क्या हो गया आपका, -5 हो गया। ध्यान देना, ये जो आपका होता है, इसके इधर वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, बायां पक्ष होता है। क्या होता है, बायां पक्ष होता है। या इसी को कोई कोई क्या कह देता है, बामा पक्ष बोल देता है। क्या बोल देता है, बामा पक्ष बोल देता है। और ध्यान देना, इधर वाली जो भाग होती है ये क्या होता है, दायां पक्ष होता है। क्या होता है, दायां पक्ष होता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? दाएं पक्ष वाली जितनी भी संख्याएं आपकी होती है वो धनात्मक होती है, और बाएं पक्ष वाली जितनी भी संख्याएं आपकी होती है वो ऋणात्मक होती है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया? आगे मैं अगर बात करता हूं तो ध्यान देना, किस नंबर की बात करता हूं इसमें, यहां पर लिखी गई है तो आपने इतना देखा। अब कुछ नंबर आप में बच रहे हैं, वो नंबर कौन से बच रहे हैं? जैसे ध्यान देना, यहाँ पर मैं बात करूँ अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो ध्यान देना, पहले ही आपकी होगी एक सम संख्या होगी। क्या, एक सम संख्या होगी। क्लियर हो गया? एक क्या होगी, एक आपकी विषम संख्या होगी। क्या होगी, विषम संख्या होगी। ध्यान देना, ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। क्लियर? ध्यान देना, यहाँ पर अगर मैं देखा, एक क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। एक आपकी क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान देना, एक क्या होता है, सह अभाज्य होता है। क्या होता है, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये सब समझ लेते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर ध्यान देना, जब मैं बात करता हूँ किसकी, सम संख्या की, तो ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए, 2 से पूरी पूरी कट जाए। क्या कट जाए, पूरी पूरी, पूरी पूरी क्या हो जाए, कट जाए। समझ में आया कि नहीं आया?
तो आप बोलेंगे वो संख्या कैसी होती है, सम संख्याएं होती है। अब कटेगी कौन कौन से, तो ध्यान देना जिसके लास्ट अंक क्या होंगे, 2, 0, 4, 6, 8 होंगे, यही क्या होंगे आपस में 2 से कटेंगे। क्लियर हो गया। दूसरा मैं बात करता हूँ विषम संख्या की, तो ऐसे बता देना जो 2 से क्या हो जाए, 2 से ना कटे, क्या करे, ना कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, ध्यान देना, विषम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या कहते हैं, सुनो, भाज्य संख्या के जिसके क्या हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, क्या हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। ध्यान देना, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके केवल क्या हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब सुनना, ये आपको ये तो समझ में आ गया होगा, मैंने कहा 2 भी 2 से कटता है, सम संख्या, मैंने कहा 4 भी 2 से कटता है, 6 भी कटता है, मैंने कहा एक काम करो 12 ले लेते हैं, 12 भी 2 से कटता है, वह संख्या कैसी होती है, सम संख्या होती है। और ध्यान देना, मैंने कहा विषम ले लो, आपने कहा 15 ले लिया एक संख्या, 15 2 से कटेगी, कभी नहीं कटेगी, वो संख्या हो गई आपकी क्या, विषम संख्या हो गई। लेकिन ध्यान देना, बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाज्य और अभाज्य के बारे में, तो ध्यान देना, आपने कहा एक काम करता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, और यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, और यहाँ पर 5 ले लेता हूँ, केवल इतना ही मुझे दिखाना है, ज़्यादा नहीं दिखाना है। इतने में मैं समझ जाऊंगा कि भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। जैसे आप इसको किसी संख्या से काटते हो तो केवल ये 1 से कटता है, जब इसको काटते हो तो किससे कटता है, 1 से कटता है और 2 से कटता है। ध्यान देना, जब इसे काटते हो तो किससे कटता है, 1 से कटता है और 3 से कटता है। ध्यान देना, जब इसे काटते हो आप तो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। इसे काटते हो तो आप 1 से कटता है और 5 से कटता है। इसी तरीके से मैं एक संख्या और ले लेता हूँ 6, और 6 को जब आप काटते हो तो ध्यान देना 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, उसके साथ 6 से भी कटता है। क्लियर हुआ। और ध्यान देना, जब इतने नंबर क्या होते हैं, ये जो आपका होता है जिसके केवल आपको मैंने बताया 2 फैक्टर होते हैं, ये वाली संख्या, ये आपकी क्या होती है, यही आपकी क्या होती है, अभाज्य होती है। समझ में आ गया। और जो ज़्यादा नंबरों से कटती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। आपने कहा सर बात ऐसी है, एक है, एक के ना तो 2 फैक्टर हुए ना तो 2 से ज़्यादा हुए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक ना भाज्य है, ना तो भाज्य है, और क्या है, ना तो अभाज्य है। क्लियर हो गया, बोलो समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। अब बात कर लेते थोड़ा सा यही क्या, सह अभाज्य संख्या की। क्या, सह अभाज्य संख्या की। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो मैं कह सकता हूं ऐसे 2 नंबरों का जोड़ा जिसकी गुणनखंड हमेशा क्या हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा क्या हो, चाहे आप उभयनिष्ठ गुणनखंड कह सकते हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड कह सकते हो, क्या होते हैं, हमेशा एक होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। बोलो इतना समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ, बोलो समझ में आया। अब ध्यान देना, अगर समझ में आया तो जरा बताना ये सह अभाज्य गुणनखंड है या नहीं है। तो ध्यान देना, आपने इसको कहा, बात ऐसा है, इसमें जैसे मैंने देखा 2 जो होता है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो ध्यान देना, ऐसे अगर हम संख्या के बारे में बात करें तो इन दोनों में ध्यान देना 2 कॉमन संख्याएं मिल रही हैं। अगर जो 2 कॉमन संख्याएं मिल रही हैं तो ये क्या होगी, सह अभाज्य संख्या क्या होगी, नहीं होगी। समझ में आ गया या नहीं आया, बोलो इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो फिर अब आगे क्या करते हैं, आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि आपकी जो नंबर सिस्टम की
के अंदर आने वाली जो संख्याएं थी वो इतनी ही सी थी। और ध्यान देना, आप में अगला टॉपिक जो होगा आपका वो कल होगा। आपको कल चैप्टर 1 के पहली एक्सरसाइज से धीरे धीरे कराया जाएगा, लेकिन उससे भी पहले हम थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है या नहीं होती? तो ध्यान देना, मैंने यहाँ पर बताया था प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या हो गई। यहाँ पर आपने देखा प्राकृतिक संख्या है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होगी? एक पूर्णांक संख्या में होगी। अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्णांक संख्या सभी क्या हो सकती है? प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक वाली भी पूर्णांक में आती है। क्लियर हो गया? दूसरा मैं बात करूं आपका, वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अरे भाई, आपने देखा कि पूर्णांक ही तो परिमेय का ही तो भाग पूर्णांक है। अब ध्यान देना, जैसे एक पिता के 3 लड़के हैं, अब पूछा जाए बताओ बड़ा वाला जो है वो किसका भाई होगा? तो आप बता सकते हो ना, बात ऐसा है, कनेक्शन होगा उसमें। तो ध्यान देना, तो ये ही क्या है? इसका जो है भाग है, और जब ये इसका भाग है तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या बन सकती है। क्लियर हो गया? आगे मैं बात करता हूँ किसकी? आगे दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अब मेरी बातों को आप सुनना। वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, अभी तक ने आपने जितना भी नंबर पढ़ा था वो सारा नंबर क्या था? वास्तविक संख्या था। क्या था? एक वास्तविक संख्या था। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो अगर समझ में आया है तो फिर चलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लासेस के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। इतनी इसी टॉपिक थी, लेकिन ध्यान देना, जाने से पहले एक बात और, आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको पूरी तरीके से उसका सैल्यूशन करने का क्या करूँगा? प्रयास करूंगा। लेकिन ध्यान देना, आपको क्या करना है? उससे पहले AWS अयोध्या इंस्टीट्यूट क्या होगा? एजुकेशन विद सक्षम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सेम टाइम से रेगुलर क्लासेज आपकी चलने वाली है, और इसके जस्ट बाद आपको क्या मिलेगी? साइंस की क्लासेज मिलेगी। तो अपने साइंस और मैथ को बेहतर बनाने के लिए आज ही अपना YouTube चैनल AWS अयोध्या ज्वाइन कर लेना, और जो आपके फ्रेंड्स लोग होंगे उनको भी ये ज्वाइन करवाना। समझ में आया? ध्यान रहे, आपको एकदम सटीक तैयारी कराएंगे। यहाँ पर आपके लिए, केवल आपकी क्लासेस के लिए नहीं है, अभी तो जितने भी बोर्ड एग्जाम्स वाले हैं सबको बताना। सबके लिए एक ही बेस्ट चैनल होगा AWS अयोध्या, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट, कंटेंट पूरा एकदम क्लियरिटी के साथ सिखाया जाएगा। आपका जो भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। आप उसमें जब अपना कमेंट भेजेंगे तो मैं कमेंट के माध्यम से आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी सवालों के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तो ध्यान देना, जाने से पहले जो नए होंगे वो सब्सक्राइब करेंगे, जो पुराने बच्चे हैं वो लाइक करके इसको क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि यह क्लासेज, यह वीडियो उन बच्चों तक भी जाना चाहिए जो बच्चे अभी तक मैथ से क्या है? डर रहे हैं कि मैथ्स उनका क्या है? बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है। तो ध्यान देना, डरना नहीं है, मैथ्स को बस इजी बनाना है। चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।